अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। अच्छा ब्रदर, पब्लिक के काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि मैं वन बाय वन आपसे करूँगा। जी माज़ भाई, ठीक है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम को कवर करें। इंशाअल्लाह। ब्रदर, पर्पस ऑफ विजिट नॉट कंसिस्टेंट, सबसे ज़्यादा आने वाला और सबसे कॉमन रिफ्यूज़ल, इसकी क्या वजह होती माज़ भाई, पर्पज़ ऑफ विज़िट जब आपका नॉट कंसिस्टेंट ऑफ़िसर आपको 117 एनबी सेशन के थ्रू मेंशन करता है, तो डेफ़िनेटली आपका जो केस है, वो शुरू के मॉड्यूल टायर 3 में जाता है, जहाँ पे आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, कंसिस्टेंट नहीं होता। जस्ट आपने एज़ अ टूरिज़्म का प्लान किया होता है, बट टूरिज़्म के आगे आप अपनी प्रॉपर पर्पज़ ऑफ प्रोफ़ाइल को अलाइन ही नहीं करते। होटल बुकिंग में मिस्टेक्स होती हैं, डे बाय डे आइटिनरी नहीं होती, और जो पर्पज़ है टूरिज़्म का है, वो आपकी ओरिजिनल जो प्रोफ़ाइल है, जो फाउंडेशन आपकी है, उसके साथ अलाइन ही नहीं करता, तो ऑफ़िसर को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस डाउट आ जाते हैं। तो फिर वो जस्ट पर्पज़ ऑफ ट्रैवल पे भी आपको रिफ्यूज़ल देता है, या कि आपके पाकिस्तान में या कंट्री ऑफ रेज़िडेंट में आपकी टाइज़ काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, जो आपके पर्पज़ ऑफ ट्रैवल नॉट कंसिस्टेंट का इश्यू बनती है, और यहाँ पे आके आपको नॉर्मली रिफ्यूज़ल आती है। इसी बेस पे हम गाइड करते हैं कि आप प्रोफ़ाइल असेसमेंट लें, फिर आप अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करें। तो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल को रिमूव किया जा सकता है, अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल को पर्पज़ के साथ प्रॉपर्ली अलाइन करें। है? ठीक है। अच्छा, अगर एप्लीकेंट किसी और कंट्री में रहता है, यूएई, ओमान, सऊदीया, तो वीक इमिग्रेशन स्टेटस क्यों इशू बन जाता है? मस्ट बी बिल्कुल, जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उन्हें मोस्टली हैप्चुअल इमिग्रेशन का स्टेटस मेंशन किया जाता है कि आपकी थर्ड कंट्री में टाइज वीक हैं। आपकी वहाँ पे जॉब न्यू हो सकती है, या ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, या प्रॉपर आपको वहाँ से एचआर लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं करते, या सैलरी स्लिप आप अलाइन नहीं करते, या जो भी वहाँ पे आपकी टाइज आप प्रॉपरली उसे जस्टिफाई नहीं करते। और मोस्टली हम एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं, वहाँ पे लोगों ने मेंशन किया होता लाइक सऊदी, दुबई, कि वो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है, बट होते नहीं हैं। तो वहाँ पे आपको एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मिलता है, या 1 ईयर का 2 ईयर का वीज़ा। तो वो आप एम्प्लॉयमेंट की बेस पे जाते हैं, और इसी चीज़ को आप एप्लीकेशन में भी और कवर लेटर में हमें जब अच्छे से डिफाइन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंटेशन एक वहाँ पे अटैच की जाती है। बेशक आप जॉब करते हैं तो जॉब की सारी डॉक्यूमेंटेशन, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की सारी डॉक्यूमेंटेशन, और वहाँ पे आप कितने टाइम से हैं, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, वो कंसिस्टेंसी शनुक सॉफ्टवेयर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में से निकालता है। अगर उसे वो नहीं मिलती, तो फिर भी वो रेड फ्लैग में ही कन्वर्ट होता है, और वो ऑटोमेटिकली रेफ्यूज़ल की तरफ चला जाता है। तो आप अपने स्टेटस को थर्ड कंट्री में भी काफ़ी अच्छे से डिफाइन करें। वहाँ पे जो भी आपकी टाइज़ हैं, जो भी सोशल सर्कल है, आपकी एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, कितने टाइम से आप वहाँ पे रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपने काफ़ी टाइम लगा के मैनेज किया, तो ये चीज़ें आपको ऑफ़िसर को बतानी चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तो वहाँ पे आके आपका केस वीक पड़ता है। फिर ऑटोमेटिकली मॉड्यूल्स चेंज होते हैं, टायर मॉड्यूल 2 या टायर 2 या टायर 3 में जाता है, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क असेसमेंट होती है पाकिस्तानी पासपोर्ट की। ठीक है। लिमिटेड फैमिली टाइज आउटसाइड कनाडा, क्या रिफ्यूज़ल इतना क्यों होता है? मस्ट बी लिमिटेड फैमिली टाइज आउटसाइड कनाडा ऑफिसर मेंशन करता है, बिल्कुल, जब वो आपकी होम कंट्री में आपकी टाइज पे फोकस करता है, आपकी फैमिली है, डिपेंडेंट है, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपका जो सोशल सर्कल है, जो इकोनॉमिकल सर्कल है, वो ऑफिसर को प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती, अलाइन नहीं मिलती। आप एफआरसी तो दे देते हैं, एमआरसी भी दे देते हैं, बट ये है कि जो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आप पे डिपेंडेंट है, आप उनके अबाउट ऑफिसर को एक्सप्लेन नहीं करते, कवर अच्छे से नहीं करते कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमें फ़ोर्स करती हैं कि हम अपनी होम कंट्री में टेम्परेरी इंटेंट कंप्लीट करके वापस आएँगे। तो जब ऑफ़िसर को ये चीज़ें आपकी फ़ाइल में नहीं मिलती, बल्कि शनूक आपकी फ़ाइल को जब फाइनलाइज़ करता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें वीक होती हैं। होता सबके पास डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट है, बट ये है कि उन्हें ऑफ़िसर को एक्सप्लेन नहीं करना आता, या अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं करवानी आती, तो वहाँ पे आके जब डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि ऑफ़िसर ने जस्ट एक फैक्टर पे वीज़ा नहीं देना, वो ओवरऑल आपके फैक्टर्स पे फ़ोकस करता है। वो आपके सोर्स ऑफ इनकम के हो सकते हैं, फैमिली टाइज़ के हैं, फाइनेंशियल्स के हैं, आपकी प्रोफेशनल जो टाइज़ होती हैं। तो ओवरऑल जब आपके टाइज़ अच्छी होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल अप्रूवल की तरफ जाएगी। अगर वीक होगी, तो फिर रिफ्यूज़ल की तरफ टायर 3 में जाएगी। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होने के बावजूद फाइनेंशियल इनस्टेबल क्यों लिख दिया जाता है? अक्सर लोग जो अब एम्प्लॉयमेंट का मेंशन करते हैं कि हम जॉब करते हैं, कंसिस्टेंट सैलरी आती है, सब कुछ आता है, तो वहाँ पे उनके फाइनेंशियल्स में इशू आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट कुछ और होती है, बैंक स्टेटमेंट कुछ और होती है। तो जब ऑफिसर आपकी रिफ्लेक्शन देखता है, आप जॉब करते हैं, आपने वो पेपर अच्छे से ऑफिसर को प्रोवाइड नहीं किए, उसका प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं निकाला, या जो आपकी सैलरी आती है आफ्टर सैलरी,
आप वो चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं करते, अपनी बैंक स्टेटमेंट में इरेगुलर डिपॉजिट्स लेके आते हैं, तो ये सारे आपके सोर्स को वीक करते हैं। जब सोर्स वीक होते हैं तो फिर डेफ़िनेटली आपकी फ़ाइल भी वीक होती है। तो इसीलिए हम हर एक की बेस पे आपकी प्रोफ़ाइल को डीप एनालाइज़ करते हैं और हर एक फैक्टर पे प्रॉपर्ली वर्किंग करते हैं। अभी एम्बेसी की डिमांड है, आप क्यों आना चाह रहे हैं, वो पर्पस देखा जाता है। नेक्स्ट ऑफिसर आपकी फ़ाइल में देखता है कि आप इस पर्पस को अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं और कैसे अफ़ोर्ड कर सकते हैं, क्या आपके पास लीगल सोर्सेज़ हैं, आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कितने एक्सपेंसेस करते हैं, अपनी होम कंट्री में या अपनी कंट्री ऑफ रेज़िडेंट में आप कितने स्टेबल हैं, कैसी लाइफ़स्टाइल स्पेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फ़ोकस करते हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन में से, आपकी प्रोफ़ाइल में से। तो जब हमें इस चीज़ की क्लैरिटी मिलती है कि प्रोफ़ाइल अच्छी है, इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डॉक्यूमेंटेशन की स्कोरिंग अच्छी है, तो फिर हम वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करवाते हैं। अदरवाइज़ जब आप इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करेंगे तो फिर डेफ़िनेटली आपको एम्प्लॉयमेंट में भी रिफ्यूज़ल आएगी और अदर जो ऑफ़िसर आईआरसीसी 179 की सेशन के थ्रू आपको रिफ्यूज़ल के ग्राउंड मेंशन करता है, वो भी आ सकते हैं। क्योंकि ऑफ़िसर को क्लैरिटी चाहिए, लॉजिक चाहिए, इमोशंस नहीं चाहिए। ये जस्ट एक चीज़ को आपने बेस्ट नहीं करना कि ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं आपकी फ़ाइल में। आपको हर एक चीज़ पे वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, लिमिटेड जॉब प्रॉस्पेक्ट इन होम कंट्रीज, क्या ऑब्जेक्शन, ये क्या इंडिकेट करता है? ये एम्प्लॉयमेंट की ये प्रोसेस में ही आती हैं कि ऑफिसर को जब आप डेटा प्रोवाइड करते हैं, आपका टाइम ड्यूरेशन कम होता है या रिसेंटली आपने जॉब स्टार्ट की होती है, सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है। इवन के क्राइटेरिया जो है पाकिस्तान में सैलरी का, ऑफिसर को पता इन चीज़ों का कि ऑफिसर के पाकिस्तान में कौन से सेक्टर में, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, कौन सी पोजीशन में है, कौन सा डेजिग्नेशन पे है और वहाँ पे एस्टिमेटेड क्या सैलरीज हो सकती हैं। तो वो चीज़ें ऑफ़िसर नोट करते हैं। तो जब सैलरी काफ़ी बूस्ट होती है, लिमिटेड टाइम में होता है, तो ये ऑफ़िसर नहीं है, अभी तो शिनूक सॉफ्टवेयर ही काफ़ी वेल ट्रेन्ड है, काफ़ी उसे उन्होंने एनहांस किया है, अभी 3 प्लस भी चल रहा है। तो वही सारी चीज़ें आपकी डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी जो प्रोफ़ाइल है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, एक्चुअल वो सर्कमस्टेंसेस के साथ मैच करती है कि नहीं? आपके सोर्स ऑफ इनकम क्लियर है कि नहीं? जब क्लियर नहीं है, डाउट क्रिएट है, जब क्लियर है, तो फिर ऑटोमैटिकली फ़ाइल आपके अप्रूवल की तरफ आती है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस होने के बावजूद इनसफिशिएंट फंड क्यों लिख दिया जाता है? मास भाई स्ट्रॉन्ग बैंक फंड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग बैंक फंड्स आई थिंक हम इन्हें कहते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस बहुत अच्छा है। क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होने से वीज़ा नहीं आता। ऑफिसर ने आपकी बैंक स्टेटमेंट का बिहेवियर देखना होता है कि बिहेवियर कैसा है, आपका ओपनिंग क्या आ रहा है, आपकी डेली बेसिस पे बिजनेस के अकॉर्डिंगली है तो क्रेडिट्स की रूटीन क्या है, डेबिट्स की रूटीन क्या है, आपके एक्सपेंडिचर्स कैसे हैं, आपकी स्पेंडिंग कैसी है, मंथली आपकी जो पर्सनल एक्सपेंसेस हों या बिजनेस के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस हो वो कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें फोकस की जाती हैं। यहाँ भी जस्ट एक मिथ है कि हम फोकस करते हैं जी बैलेंस सडनली डिपॉजिट करवा दें 2 मिलियन 4 मिलियन 6 मिलियन, बहुत अच्छा बैलेंस है वीज़ा आ जाएगा, ऐसे वीज़ा नहीं आता। ऑफिसर आपकी फाइनेंशियल बिहेवियर को स्टडी करता है, अगर वो प्रॉपर जस्टिफाई हो, आपने जो सोर्स बताया उसके साथ रिफ्लेक्ट करते हो, तो फिर ऑफिसर फाइनेंशियल्स का कभी भी आपको ऐड नहीं करता। जब नहीं करते तो फिर डेफिनेटली आता है। अक्सर फिर हमें लोग बताते हैं कि इतने पैसे थे, इतना क्लोजिंग बैलेंस था, फिर भी ऑफिसर ने रिफ्यूज़ल दी। क्योंकि ऑफिसर को क्लोजिंग बैलेंस ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है जैसे हम देते हैं। सडनली हम डिपॉज़िट करवा देते हैं। सोर्स के साथ डिपॉज़िट करें और उसे एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज कनाडा में हो तो आईआरसीसी अक्सर इसको नेगेटिव क्यों देखता वाज़ भाई जब भी हम इन्विटेशन की बेस पे एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, तो वहाँ पे जो क्लोज़ हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या हम उनके डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी बेस पे ऑफ़िसर डाउट क्रिएट करता है कि इतना कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो डेफ़िनेटली ये वहाँ पे इमिग्रेशन स्टेटस क्लेम कर सकते हैं या वहाँ पे स्टे कर सकते हैं या रेफ्यूजीज़ ले सकते हैं। तो वहाँ पे आगे आपकी प्रोफ़ाइल सस्पिशियस हो जाती है। जब आपकी प्रोफ़ाइल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके इन्वाइटर की प्रोफ़ाइल होती है और आप सारी चीज़ें डिमांड करते हैं और सरकमस्टेंसेस आपके फ़ेवर में नहीं होते, तो फिर वहाँ पे भी ऑफ़िसर डाउट क्रिएट करता है। तो इन्विटेशन के अकॉर्डिंगली भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है कि कौन-कौन सी चीज़ कैसे दिखानी है या पर्पज़ के अकॉर्डिंगली हमें किस लेवल तक ऑफ़िसर को एक्सप्लेन करना है। तो जब सारी चीज़ें हम इन्वर्टर की लगाएँगे, अपना कुछ भी नहीं लगाएँगे, तो वहाँ पे भी फाइल सस्पिशियस है। देखने के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी होते हैं आईआरसीसी के ऑफ़िसर की थिंकिंग के अकॉर्डिंग अगर फाइल को देखा जाए तो। है? चलिए भाई, एक से ज़्यादा रिफ्यूज़ल होने के रीज़न हो तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? रिफ्यूज़ल्स एक से ज़्यादा तभी होते हैं जब आप अपनी फाइल पे वर्किंग नहीं करते, कॉपी पेस्ट मटेरियल के साथ फाइलें लगाते हैं, तो अगेन एंड अगेन आपको वही फेस करना पड़ता है। स्ट्रैटेजी प्रोफाइल असेसमेंट के बाद दी जाती है, आपकी वर्थ देखी जाती है, आपके फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं, आपकी फैमिली टाइज़,
आपके ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस वेरीफाई करने के बाद स्ट्रैटेजी भी फिर आपको दी जाती है। वो 3 मंथ की हो सकती है, 6 मंथ की हो सकती है, 1 ईयर की भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल अगर आपने कहीं पे पहुँचना है, तो कहीं से आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा और स्टार्ट जब आप लेते हैं तो वहाँ पे टाइम लगता है और जो ऑफ़िशियल चीज़ें हैं, जो ओरिजिनल है, उन्हें मैनेज करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। शॉर्ट ट्रिप्स कुछ भी नहीं होता, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। हमें चीज़ों को बनाने में टाइम चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। इसी बेस पे हम डॉक्यूमेंटेशन की ग्रिप बनाते हैं और उन्हें फर्दर आपके साथ भी शेयर करते हैं और कंटिन्यू भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमें सुनते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए मैसेज यही है कि 2026 आने वाला है, काफ़ी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, तो आपको भी अपडेट होना चाहिए। आप ये सुनी-सुनाई बातों पे बिलीव करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। थोड़ा-सा क्रिटिकल थिंकर बनें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। आप केस फाइल करना चाह रहे हैं, कर चुके हैं या मल्टीपल हमारे भाइयों के बहुत ही बैड एक्सपीरियंसेस हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी ऐसे केसेस नॉर्मली सुनता रहता हूँ, बैठता भी हूँ, डिस्कशंस भी करता हूँ। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है बट उस पे हम डिस्कशंस करते नहीं हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की वर्थ क्या है, आपको गाइड किया जाए, आपके डॉक्यूमेंटेशंस को प्रॉपरली राइट वे में, राइट डायरेक्शन में हम लेके आएँ ताकि फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिले। जस्ट एक कंट्री के लिए नहीं है, आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, किसी भी कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी पहले वाला सिनेरियो नहीं है कि वहाँ पे जाएँगे तो बिज़नेस करेंगे। अभी सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो हम डिजिटल को अच्छा यूज़ करें। डिजिटल बिज़नेस के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके लिए हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो एफ़र्ट्स हम करते नहीं हैं, तो पैगाम यही है कि थोड़ा-सा सोचना स्टार्ट करें, वर्किंग करें, थिंकिंग करें और प्रोफ़ेशनली चीज़ों को मैनेज करें। किसी की सुनी-सुनाई वो अक्सर सबज़-बाग जो दिखाते हैं, उनकी बातों में ना आइए। अपने आप पे फ़ोकस करें और जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी प्लान चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको प्रोवाइड करते हैं। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो रोड मैप होता है एज़ इट इज़ आप आपको देते हैं कि आप इस चीज़ पे वर्किंग करेंगे, होप सो आने वाले टाइम में ये आपके लिए बेनिफिट होगा। कोई भी इसमें वो मिथ नहीं होती, प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके सर्कमस्टेंसेस की बेस पे हम लॉजिक प्रोवाइड करते हैं। तो यही पैगाम है, अपने आप को अपडेट कीजिए। इसके साथ मुझे और अली रज़ा भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। अल्लाह आमीन। हाफ़िज़।